बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और इसके साथ ही नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम आपको पता है कि अच्छा खासा जो है इस टाइम बेहतरीन हुआ हुआ है, खुशगवार हुआ हुआ है। हल्की हल्की सी आज फोक भी है और ठंड तो वैसे ही पड़ रही है। सर्दियों को एंजॉय करें, मैं तो कहती हूँ जितने दिन हैं उसको भरपूर तरीके से, और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और क्योंकि अच्छी जो हेल्थ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जिस तरह की हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं तो माशाल्लाह से वैसे ही हमारे लिए जो है ना बड़ी अजीब होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो हमेशा डाउन हो रही है। तो लिहाजा अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, ये बताएं। सर्दियाँ अली को ज्यादा ठंड लगी हालांकि टेम्परेचर बहुत बेहतरीन है स्टूडियो का इस टाइम, लेकिन हाँ, अली को ज्यादा ठंड लगी। स्टूडियो का तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर बाहर देखें तो ठंड है। अच्छा, क्योंकि स्पेशली गाड़ियों में तो हम हीटर भी ऑन कर लेते हैं और फिर उसमें हमें इतना कोई फील नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम बाइक पे बात करते हैं तो बाइक पे ठंड ज्यादा लगती है। आपको पता है फील्ड में जाना और काम करना सर्दी में है। और नहीं, इसमें अमूमन एक बड़ी ना चीज भी है कि हम मुल्तानी ना, हम चाहे या ना चाहे भाई हम गर्मियों वाले लोग हैं हम सर्दी वाले लोग नहीं है। मतलब हम ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब गर्मी इंतहा लेवल की बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमसे सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ना तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। एग्जैक्टली। और ये जो मौसम अब जो है अल्लाह रहम करे बढ़ता जा रहा है। अमूमन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी जनवरी के 15 तारीख के बाद से टेम्परेचर 15 तक, जनवरी तक तो हमने पिछली सर्दियां भी एंजॉय की हैं। लेकिन इस कदर देखे ना, अब अगर रात में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जा रहा है तो ये रात ठंड थी ना, रात बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा, रात हालांकि मुझे इतनी ज्यादा ठंड फील हुई, मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्यों इतनी ठंड लग रही है। लेकिन जब सुबह इतनी ठंडी यख हवा चल रही थी ना, फिर मैं नमाज के लिए जब उठी तो पता चला कि भाई हाँ भाई बहुत अच्छी खासी ठंड जो है ना वो रात को जो फील हो रही थी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन बहुत ज्यादा जी। लेकिन जाहिर सी बात है फिर वही बात कि अपना ख्याल, ठंड से बचें आप जितना हो सकता है, ख्याल रखें। अच्छा, क्योंकि हमारे अभी तक बारिश नहीं ना हो रही, जिसकी वजह से हमारी जो उस टाइम फसलें हैं उनको भी बड़ी जरूरत है बारिश के हवाले से। फिर हम इंसानों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है बारिश की। सबसे बड़ी जरूरत जो है ना वो हमें है कि हाँ बारिश हो जाए तो ये जो वायरल डिजीज है, नजला, जुकाम, खांसी, ये जो हर वक्त हमारे साथ चिपकी हुई है ना, इससे थोड़ी सी ऐसे निजात मिल जाएगी, हल्का सा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ लेकिन ख्याल रखें, सब लोग अपना ख्याल रखें, खासतौर पर इस मौसमी शिद्दत में। और जितना हो सकता है कि गर्म कपड़े पहने, मैं तो सबको यही मशवरा देता हूँ कि भाई जितना हो सकता है ख्याल रखें अपना, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मौसम की हम बात कर रहे हैं तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद है। नादिर से जानते हैं आज मुल्तान का मौसम कैसा जा रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में अगर आज मौसम के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो मुल्तान शहर में शदीद सर्दी और धुंध का राज बरकरार है। शदीद सर्दी में इजाफा होने की वजह से जो है धुंध में भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है। धुंध में इजाफा होने की वजह से शहरी काफी जो है परेशान दिखाई देते हैं, खासतौर पर जो है ट्रैफिक के बहाव में, और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज शहर का हद निगाह जो है 300 मीटर तक होकर रह गया है। अगर मोटरवे के रूट की बात करें तो मुल्तान शहर से 17 किलोमीटर की मुसाफत पर है, वहां पर हद निगाह 100 मीटर होने की वजह से मोटरवे M4 और M5 को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही धुंध में कमी वाकई होगी या हद निगाह बेहतर होगा तो मोटरवे को तमाम तर ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आज शहर भर के जो है दर्जा हरारत की बात करें तो मुल्तान में आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज ऐसा लगता है कि मुल्तान शहर में शदीद सर्दी की वजह से जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुल्तान शहर में जो सर्दी है उसका जो ना थमने वाला सिलसिला जो है वो बरकरार है। इस वक्त भी जो है धुंध में इजाफा होने की वजह से जो है शहरी जहां एक तरफ परेशान है, दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक के जो बहाव है उसमें भी जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 48 घंटों में शदीद धुंध और सर्दी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो है यख बस्ता हवाओं का जो सिलसिला है वो रात गए तक जो है जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो है शहरियों को महकमा सेहत की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया कि शहरी इस ठंड में जो है अपना खास ख्याल रखें, खासतौर पर जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है अपनी ग़िज़ा और डाइट को जो है काफ़ी बेहतर जो है इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके, खासतौर पर नज़ला, जुकाम, खांसी जैसा जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। दूसरी जानिब जो है महकमा माहौलियात का मुल्तान की जो फिजा है उसको आलूदा करार दिया गया, जिसकी वजह से आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 135 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान शहर का आज 7वां नंबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन 24 से 48 घंटों तक जो है मुल्तान में सर्दी और धुंध की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और असल में अब जब लगता है कि अभी मुझे तक फेब में जिस तरह हमने लास्ट ईयर जो है वो गर्मियां आ गई थी, है ना, एसी चलना स्टार्ट हो गए थे फेब में, लेकिन इस बार मुझे लगता है थोड़ा सा मौसम जो है वो सूरत हाल चेंज होगी, जिस तरह से अभी नादिर भी बता रहे थे कि अभी सर्दी मजीद जो है उसमें बढ़ने का इम्कान है, सर्दी बढ़ने का इम्कान है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपको याद हो गुज़श्ता 2 साल पहले जो मार्च अप्रैल में हीट वेव आई थी, तो उसी वक्त से ये पेशन में की जा रही थी कि आने वाले जो 2 साल रहेंगे उसमें मौसम जो खासा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, और ये वही उसी के साथ समरात है। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज जो हम अक्सर बात करते हैं कि जिस तरह हमने जून के महीने में जो है ना वो सख्त किस्म की गर्मी होती है, लेकिन हमने ओले बरसते देखे, मौसम बड़ा खुशगवार, बारिशें देखी। अच्छा, इस बार जो है वो क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी फसलों को भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, ज़राअत के हवाले से हम अक्सर बात करते भी रहते हैं। अभी आप क्या समझते हैं अली, जिस तरह से हमारे गंदम के हवाले से भी थोड़ी सी बात सबसे पहले करेंगे, विंटर्स जब अभी इतनी सर्दी, खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो गंदम की क्या सूरत हाल चल रही है? गंदम से पहले आसमा आपने एक बात की ना कि सब्जियों के हवाले से, तो अभी देखें ना कुदरत का निज़ाम है। अब दिसंबर की बारिशें लाजमी मंजूम है, लाजमी हुआ करती थी बारिशें। अब दिसंबर के हमारे जो जितने भी सारे वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, अब मैंने जो मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो देखा है, सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं हमारी जैसे गाजर है, मूली है, गोभी है, ये हमारी वो सब्जियां हैं जो मौसम सरमा में मिलती होती है। अगर आप इनका जायका चेक करें और अगर हम आलू को खास तौर पर देखें, इस बार आगे बात भी करेंगे, तो गाजर की इस बार जो फसल है वो मुतासर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजर और मूली की जो मेन जो चीज़ है, एक तो जायका उस तरह करने, क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए जो दिसंबर का महीना है उस वक्त में बारिश ज़रूरी थी। अब बारिश हुई नहीं है, दैट्स वाई कि इस बार जो है कुछ लोगों को ये कहना है कि इस बार पैदावार थोड़ी सी कम रही है। वो जाहिर सी बात है, फसल का जो मेन बात होती है उसकी जो उसकी फी एकड़ पैदावार उससे होती है, जो इस बार खासी कम रही, क्योंकि बारिशें नहीं हुई। बारिशें बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम है, और हमारी जो फसलों का जो पैटर्न है ये हमारा उस खित्ते के क्लाइमेट के हिसाब से, उस खित्ते की आबो हवा के एतबार से। तो अगर जिस खित्ते की आबो हवा के एतबार जो सब्जी लगाई जा रही है, जो फसल लगाई जा रही है, और उसी में अगर तब्दीली आ जाए तो उससे वो फसल खासी मुतासिर होती है। तो इस बार जो अभी तक जो मैंने जो देखा, जो मौसम सरमा की हमारी जितनी भी सारी जो सब्जियां हैं उसमें ख़ास तौर पर जो है वो देखने में आ रहा है कि किसी का यील्ड ठीक नहीं आ रही है, और कहीं पर पेस्ट अटैक देखने में आ रहा है। किस वजह से कि ये कि जो बारिशें जो नहीं हो पाई। अब गंदम की अगर बात करें तो गंदम के लिए तो ऐसे ही मौसम खासा बेहतरीन होता है, क्योंकि सर्दी की फसल है। लेकिन इस बार जो खासा जो मामलात है गंदम के, कि जनवरी के महीने में अमूमन जब से पानी का वक्त आता है तो जो जड़ी बूटियाँ उसका हमला ज़्यादा हो जाता है। तो जनवरी के दूसरे महीने से ख़ास तौर पर जो गंदम की फसल पर एक दर से दोबारा से जो मामला शुरू हुआ, उसका जड़ी बूटियों का हमला जो खासी बड़ी तादाद में हो रहा है, जिसमें नैरो वीड और जो नोकदार जड़ी बूटियाँ हैं और फिर छोटे पत्ते जड़ी बूटियाँ, ये 2 जड़ी बूटियाँ हिसाब होती है। मुल्तान में अगर बात करें, बिलखसूस मुल्तान डिवीजन में, और जो हमारा जनूबी पंजाब का पूरा जो जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो वीट बेल्ट है जहाँ पर गंदम काश्त हुई है, वहाँ पर ये जो इसको कहते हैं कि ETN नुकसान, माशी नुकसान की हद के एक एकड़ पर अगर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी पेस्ट का अटैक है या किसी वीडिसाइड का अटैक है, किसी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, तो उसकी माशियत कितनी है। तो मुल्तान डिवीज़न में तो माशियत जो खासी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो काश्तकारों को इक़दाम करने चाहिए बहुत ज़्यादा। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अभी तक गंदम की हमारे अमूमन वो फसल है कि जिसको हम ये कह लें कि ये ऐसी फसल है, इसके ना तो इसको चावल की तरह ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही इसको कपास की तरह देखभाल चाहिए। ये हम जिस तरह काश्तकार लगाई 1 बीघे में 1 एकड़ में उसको छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त बदल रहा है तो हमें ज़्यादा पैदावार चाहिए, क्योंकि हमारे अमूमन ये ऐसा इसकी तशबीह में ऐसे दूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं, बुजुर्ग जो फार्मर्स हैं कहते हैं जी पहले हमारी अगर 1 एकड़ से
1 एकड़ से 20 मन या 25 मन भी आती तो कहते बड़ी पैदावार है भाई, अच्छी है सही है। लेकिन अब जब तक अगर आपकी 1 एकड़ से पैदावार 35 से 40 मन नहीं आती, आप जरूरत पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अब खाने वाले जो मुंह है वो इजाफा हो गया, आबादी बढ़ रही है। हाँ। और आबादी मतलब ये आबादी का क्राइसिस सिर्फ ये सिनेरियो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हम जो साउथ एशियन जो कुछ मुल्क ममालिक हैं, हमारा खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये जो पूरा बेल्ट है वहाँ पर आबादी बेदरेग तरीके से बढ़ रही है। अच्छा, इसका अपोजिट सिनेरियो देखा जाए तो पिछले दिनों ही अगर आप बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी कि किम लॉन्ग जोंग उन, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, वो डिक्टेटर है, वो बाकायदा तौर पर वो अब देखें ना, उन्होंने और चाइना ने आबादी अपनी कंटेन की। इसी तरह जर्मनी ने किया और इटली ने किया, स्पेन ने किया इटली में, और दीगर ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जिन्होंने अपनी आबादी कंटेन की। अब वो किस तरफ जा रहे हैं कि वो जो एक आबादी की रेशियो चाहिए होती है सस्टेन करने के लिए, क्योंकि इसका एक पूरा पॉपुलेशन ग्राफ है कि अगर आपका आपने मोर्टेलिटी रेट और आपका जो आपकी शरह पैदाइश है उसको कंट्रोल करके रखना होता है। लेकिन इन ममालिक ने क्या किया कि इन्होंने जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो चलो एक तरह से चल रहा था नेचुरली जो है शरह अमवात, लेकिन इन्होंने जो शरह पैदाइश उसको बड़े हद तक कंट्रोल किया। दैट्स वाई अब वहाँ पर क्या है कि अब वहाँ पर नौजवान लोग ही नहीं है। अब वो किंग लॉन्ग ऑन्ग जॉन जो है वो एक डिक्टेटर है। एक तो इनके नाम इतने नाम लेते हुए बंदा पहले सोचता है अच्छा क्या है, किंग लॉन्ग जोंग उन, किम बेसिकली, सॉरी, किम लॉन्ग जोंग उन, डिक्टेटर किम, KIM किम। तो ये वहाँ उनका फेमस नेम है। तो ही वाज जस्ट, वो बेचारा रो रहा था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था अपने सोसाइटी में कि अपनी औरतों से कि जो आप जितने हो सकते हैं कि बच्चे पैदा करें और आबादी को बढ़ाएं, क्योंकि उस हद तक वो डिक्लाइन जा रहे हैं। और चाइना में भी इस तरह, चाइना अब दोबारा से कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पर वो स्कीम दे रहे हैं। इसी तरह यूरोपियन कंट्री में कुछ ऐसे ममालिक हैं। अब यूरोपियन से याद आया मुझे, एक स्पेन में आई थिंक है कुछ ऐसे गाँव हैं जो एक तरह से जैसे दूसरी जंग अजीम के जो वाक़यात थे कि एक सिनेरियो था कि पेरिस, बर्लिन, पोलैंड के वारसा कि वहाँ पर ऐसे जो वारसा जो आज इतने आबादी है वहाँ पर वो दूसरी जंग अजीम में वहाँ पर ये मनाजिर थे कि वो खंडर का मंजर पेश करते थे। सेम इसी तरह स्पेन में इटली में ऐसे गाँव है कि जहाँ पर आबादी ही नहीं है, लोग हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब अब ये जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि जो शरह पैदाइश और जो शरह अमवात है उसके दरमियान आपने एक स्पेसिफिक रेशो रखनी होती है कि आपकी जो ताकि आज 20 साल जो क्योंकि एक जनरेशन का जो टाइम है 20 से 25 साल है, ये 20 से 25 साल का टाइम वो टाइम होता है कि जिस दौरान में कि एक नौजवान नस्ल या एक अगर हमारे 22 करोड़ की आबादी है, मिसाल 25 करोड़ की आबादी है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें ये इतनी रेशोज के हवाले से जो 1 साल के अंदर बच्चों की पैदाइश होनी चाहिए। अगर अच्छा, इस पे बात करते हैं अली। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अली से हम बात कर रहे थे गंदम के हवाले से और साथ साथ पॉपुलेशन के हवाले से भी बात हो रही थी कि आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अभी हमें जिस तरह हमसे कल भी बात कर रहे थे कि हम खुराक की कमी के बहरान की तरफ जो है वो जा रहे हैं और हमें इसको महफूज भी करना है। अच्छा, हम लोगों की तो वाकई जिस तरह हम कहते थे ना पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर रहे हैं, अभी हमें लगता है कि जैसे कोरोना के बाद जो है ना पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसा है कि नहीं है? कोरोना का तो ये बड़ा अच्छा, कोरोना की एक पॉजिटिव चीज़ मुझे जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है, कोरोना ने ना एक चीज़ में बहुत पॉजिटिव दी है, वो ये कि लोगों को किफ़ायती शादी सिखा दी है। मतलब मेरे कुछ इर्द गिर्द लोगों ने की जो शादियाँ हुई हैं अमूमन, जहाँ एक शादी पर कहते हैं मिडिल क्लास लोगों को लगा एक शादी में अगर आप 10 से 15 लाख लगा देते हो तो ये अमाउंट है 1.5 मिलियन। वही अगर शादी आप मुख्तसर तरीके से कर लें, कुछ लोगों को बोला, एक तो आपको पता है कि वो कोविड था, वो पाबंदी थी कि लोग इकट्ठे ना हो। मुझे मैं कहता हूँ इन सब सिनेरियो में ये पॉजिटिव, इस पे हर बार आप जब शादियां हो रहा तो आप कोरोना वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। बचत ही बचत होएगी। लॉकडाउन अच्छा है ये, मैं कहता हूँ अच्छी बात है ये। अच्छा, वैसे भी मेरा ख्याल में कम खर्च बाला नशीं होना चाहिए इंसान को। वैसे ही आप कम खर्च करें और अच्छा वो कहते हैं ना, इसमें थोड़ा फंक्शन भी आपका अच्छा हो जाता है। बंदे को देखना चाहिए ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि यार शादी आप ओके, शादी एक इवेंट है या एक निकाह है। बेसिकली तो निकाह है, शादी तो एक अलग चीज़ है। शादी तो हमने उस पूरी एक्टिविटी को दे दी ना नाम, बेसिकली तो निकाह है।
और निकाह पे आसानियां पैदा करनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि ये जो निकाह पे आया है ना, घर वाले सुन ले, अली अली चाह रहा है कि जल्दी से अब इसका निकाह कर दे। नहीं ऐसा कुछ, मैं बात जनरल बात कर रहा था। अच्छा, मैंने कहा शायद दिल की आवाज जो है ना वो ऐसे जुबान कोविड से बात निकली थी, आप देखें बात को घुमाए मत, कोविड से बात निकली थी। तो मैं कोरोना के हवाले से कि चले कोई नहीं, शादी करनी तो है ना आखिर एक ना एक दिन। हाँ बिल्कुल, वो तो जरूर होनी ही है, जरूर होनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम बात उसी को रिलेट करते हुए कि अब जो गंदम की सूरत हाल है हमारी, अच्छा अभी आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ अभी ज़राअत के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे थे, हुकूमत की तरफ से किए जा रहे थे, उसमें आप क्या समझते हैं किसानों को किस हद तक रिलीफ मिला है, या कोई बस जैसे ब्लैक पे हम देखते हैं कि लोगों को खादें मिल रही हैं, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा किसान हमारे भाई जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, इसमें आसमा दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हमें, जैसे आपने बात की, पहला किसानों को रिलीफ और दूसरा वो जो खादें। तो अगर रिलीफ के हवाले से बात करें तो 2 से 3 साल से एक अच्छा इकदाम हुआ है कि गंदम की कभी भी स्पोर्ट प्राइस नहीं होती थी। गंदम का काश्तकार ने लगा दी, वो गया मार्केट में रेट से बेच दिया। लेकिन अब इस बार पिछले 3 साल से वो चल रहा है कि पहले उन्होंने 2000, फिर 2500, 4000 से 4300, और सिंध में 4300-4500 रेट उसका है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट्स ने, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और हमारे खासतौर पर जो सूबाई हुकूमत पंजाब है, उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जब तक आप स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं करते ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें ना, एक बिजनेसमैन का जो कारोबार, एक दुकानदार का या किसी भी बंदे का जो स्किल लेबर है, उसका जो रोज़गार है, अगर कोई बढ़ाई है या कोई मिस्त्री है तो उसने मिस्त्री काम करेगा तो कमाएगा, दुकानदार दुकान पे जाएगा तो कमाएगा, फैक्ट्री है अगर फैक्ट्री पे जाएगा तो कमाएगा। इसी तरह काश्तकार अगर जो फसल वो लगा रहा है, जिसको अगर उसी से उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो उसको कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो एक अलग सिनेरियो है जो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे लेनी चाहिए कि काश्तकार जो है, ये एक ऐसा, अक्सर लोग इसको कहते हैं ना कि अंबिया का पेशा है, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले थे वो काश्तकार भी थे, उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है काश्तकार। अब इसको कुछ लोग इस तरह से भी रिलेट करते हैं कि जो किसान है बेसिकली ज़मीन से कुछ चीज़ हासिल करना, कि आप एक बीज लगाते हो और वो पूरी मेहनत करता है और उसके बाद वो क्या करता है, वो आगे उसको दे देता है, वो खुद नहीं रखता। अगर आज से 400 साल या 500 साल या 600 साल पीछे जाए तो जब बार्टर सिस्टम था, जो इससे भी पहले कदीम, तो चीज़ें कितनी आसान थी। अब आप सोचें कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, आपके क्या आपने, और ये बात याद आ गई तो कपास की बड़ी प्यारी बात में यहाँ मेंशन करता चलूँ कि हमारे यहाँ अभी भी ये निज़ाम राइज था 70 साल से पहले। इवन अभी भी मुल्तान कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहीं है, लेकिन अब एक सिस्टम खत्म हो गया कि अगर आपकी कपास अच्छी हुई थी तो आप कपास लेकर जाते थे, आप दुकानदार को कपास दे दिया करते थे, उसके बदले का आप सामान लेगा, अब पैसे नहीं थे तो ये बार्टर सिस्टम, वो क्योंकि वो कॉटन वाइट गोल्ड था, उसकी कीमत ज़्यादा थी, तो वो उसको आगे वैसे बेचकर अपने पैसे ले लिया करता था। तो ये एक सारा सिस्टम था, चेन थी, जिससे जो काश्तकार को बड़ा रिलीफ था। लेकिन अब इस मौजूदा सिनेरियो में एक तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट प्राइस दे दी गई, कि उनको पहले से बता दिया गया कि जो आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो इतना आप मार्केट में आपको रेट मिलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा, इसको हमें तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आ जाता है वो आता है इनपुट्स का। जैसे मैं बात कर रहे थे ना कि अब हमारे पास ज़मीन जो रकबा है वो कम होता जा रहा है, ये एक फैक्ट है। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, वेस्ट में भी हर जगह ये निज़ाम ये हो रहा है कि जो आबादी बढ़ रही है और उसके हिसाब से जो हमारा रकबा है वो कम होता चला जा रहा है। और उसके लिए देख लेना, हम आप और मैं इस बात के मुशाहिद हैं कि जगह जगह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जो किस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ का मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है बननी चाहिए, लेकिन टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा रकबा ज़रूरी रकबा है, किसको नहीं छेड़ना, किस रकबे को छेड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कलराठी है, मुतासर शोरी शक्ल ज़मीन है। अब वेस्ट दुनिया जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो कलराठी से लड़ने में बड़ा इक़दाम किया है, वो उनका ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बहुत कमाल था, अभी भी उनका है, चल रहा है। कलराठी से लड़ने में उनका बड़ा इक़दाम है, उन्होंने इस पर पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ ऐसे NGO के तहत पाकिस्तान में, हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको काबिल काश बनाने के। ये तो चले काबिल काश की एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम यहाँ पर लोग कर रहे क्या हैं कि हमारे यहाँ, जैसे आपने बात की ना पहली बात, मैं उसको रिलेट करता हूँ कि जब फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा ना, उसकी ज़मीन, उसको अगर मिसाल तो मेरे पास 1 एकड़ है, अगर मेरी 1 एकड़ की ज़मीन, अगर किसी मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप इमेजिन करें अगर मेरे पास 5-6 एकड़ में, तो कैसे मैं खर्चा पूरा करूँगा। अगर मेरी वही फ़ी एकड़, छोटे काश्तकार की बात करो ना, अगर वही फ़ी एकड़ गंदम की अगर पैदावार आ रही है उसकी 40 मन और मार्केट में रेट है 4000 रुपये, लेकिन उसकी इनपुट्स महंगी
पड़ रही है, जो आपने बात की थी ना, एक गंदम के लिए DAP चाहिए, फास्फोरस चाहिए और ये पोटाश, ये सारी खादें उनको चाहिए। यूरिया तो नापैद हो चुकी है। हाँ। अगर है भी तो आप इमेजिन करें कि मतलब इंसान ये सोचता है कि यार देखिए आपके एक चीज़ उसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ अल्लाह बस रहम करे हम पे, हम ऐसे कोई मुनाफाखोर लोग हैं कि हमें पता होता है कि यार ये इस वक्त इस बंदे की ज़रूरत है और उसी वक्त ही ब्लैक कर देना उसको, हमारे डीलर। अच्छा, वो ये ना, जिस तरह हम अक्सर रमज़ान में बात करते हैं, ये हमारे एक यूँ समझ लें कि अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि हमारे यहाँ चीज़ों को कभी भी उस तरीके से उस पर फोकस ही नहीं किया गया जिस तरीके से अवाम को थोड़ी रिलीफ मिल सके। अच्छा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम बस अब ऐसा लगता है कभी कभी कि हम वाकई सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी खसलतें हैं, वो पता नहीं किस तरह की होती जा रही हैं कि हम तमाम एहसास खत्म होता जा रहा है, हमारी जो एक जिम्मेदारी है वो खत्म होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें, जिस तरह हम अपने रोज़गार की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, हम बरकत की बात करते हैं, तो वो ख़त्म होती जा रही है। वो इसी वजह से कि जब हम नाप तोल में कमी करते हैं, जब हम जो है लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं आसानियाँ बांटने की बजाय, तो फिर हमारे लिए भी उसी तरह से घेरा तंग होता जाता है जब हम लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ तकसीम नहीं करते। तो हमारे यहाँ जैसे रमज़ान आता है, तो अभी रमज़ान भी आने वाला है इंशाल्लाह मार्च में, जो है आप देखो कितनी जल्दी, एक तो साल का पता नहीं चला, अभी मार्च में हम रमज़ान को तो फिर क्या हाल होगा? फिर यही देखेंगे जो जितनी भी कीमतें हैं वो आसमान को छूने लग जाएंगी और तमाम चीज़ें महंगी से महंगी तरीन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ना आसपास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बात की, तो मैं ऐड करता चलूँ कि हम पाकिस्तानी खास तौर पर, हम जो कौम बन चुके, हम नाशुक्रे हो गए। हाँ, कोई शुक्र नहीं करता, शुक्र नहीं है ना, हम शुक्र नहीं करते यार, चलो यार जितना है काफी है, चलो हर बंदा दौड़ में है, ऐसे ही है। नेक्स्ट, हाँ, आगे से आगे से आगे। वो कहते हैं ना, एक पैसा अब जो कमाने का सब लोगों के अंदर एक वो चीज आ गई है ना कि बस पैसा पैसा पैसा, इंसान की वैल्यू नहीं रहेगी, तो वही बात होगी कि लोग उसी के पीछे भाग की बात बताता चलूं, हमारे साहब वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि जो मेरी तनख्वाह पूरी नहीं होती, तो भाई शुक्र तो अदा कर ले बंदा। आप एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आप कह रहे हैं तनख्वाह में घर नहीं चलता, तो बंदा वही सोचेगा वज़ीर आज़म का घर नहीं चल रहा उसकी सैलरी में, तो हमारा हमारा ये आम बंदे कहाँ से चलेगा? तो ये हमारी शहर औलिया की हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि ठंड की बात कर रहे थे, मौसम की बात कर रहे थे कि कितना शदीद मौसम जो है वो ठंडा हुआ है, ठंड पड़ रही है, धुंध भी है, तो इसके साथ जो है शहद की जो मक्खियाँ हम जो पालने वाले जिम्मेदार हैं उनके हवाले से भी जानेंगे इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि ये शहद भी अब यूँ समझ ले कारोबार अब एक बन चुका है मुकम्मल तौर पे कि आपने जो है वो घर में ही घर, अच्छा कुछ लोगों ने तो घर में भी अपने इस तरह की हुई हैं, तो फार्म पे तो कर ही कर रहे हैं लोगों ने, तो अपने घरों में भी ये किया हुआ है। इस हवाले से बताइएगा कि जो जिम्मेदार हैं उनको क्या जरूरी इकदाम करने चाहिए या क्या सूरत हाल चल रही है, इस हवाले से भी बताइए। आसमान जैसे बात कर रहे थे मौसम, जो ये जो सीवियर कंडीशन जो बनी हुई है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, इससे तो फसलों के साथ साथ जो जानवर हैं और जो परिंदे हैं और उसके साथ जो हशरात हैं वो भी खासे मुतासिर हो रहे हैं। शहद की मक्खी से पहले शहद की अगर बात की जाए तो शहद मेरी फेवरेट चीज की तो बात कर रहे हैं, शहद मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। उसमें शिफा है, और हम लोग देखें ना, मुझे ये याद पड़ता है कि हमारे बचपन में अमूमन ये वो थी एक इस तरह का समझ लें कि देसी जिसको टोटके कहते हैं कि बच्चे को खांसी हुई है तो शहद उसको दे दें, और अच्छा, ये बड़ा इसका फायदा है, मतलब इफेक्टिव है बिल्कुल, जिसमें कुरान पाक में कहा गया शफा है। और दूसरी बात ये आप देखें ना, शहद की मक्खी और शहद, ये कैसा ना एक इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है। मतलब एक छोटी सी मक्खी है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो जाकर वो रस चूसता है और उसके बाद आपको उसके बदले में मीठा शहद मिलता है। अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा कमाल है। और ये अब जैसे बात आपने की कि अभी मौजूदा सूरत हाल, अब ये इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद बनता जा रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि डिमांड बढ़ रही है और लोग दोबारा से ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि उनको कम से कम जो अद्वियात हैं, जो अब ये लोगों को अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग अब ये सोचते हैं कि यार नहीं, जो जितना हो सकता है बंदा नेचुरली चीज़ों की तरफ जाए। जैसे कि देसी अंडे की डिमांड बढ़ रही है, देसी मुर्गी की डिमांड बढ़ रही है, अब देसी मुर्गी तो मिलती ही नहीं अगर आप देखें, इसलिए लोग शहद की तरफ भी आ रहे हैं, जो कि आना भी चाहिए। इसमें फार्मर एंगल से बहुत ज़्यादा काश्तकार का ना फ़ायदा है। जैसे कि अब शहद की मक्खी की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके लिए जो फेवरेट इसका जो मौसम है वो मार्च, क्योंकि आपको पता है कि शहद की मक्खी जो शहद आपको मिलता है वो जो नेक्टर जो रस चूसती है फूलों से उससे मिलता है। अब जब फूल जिस मौसम में होंगे तो उसमें, और वो जो बाहर का मौसम है, तो बाहर का मौसम टॉप पीक का मौसम जो भी आने दिनों में आ जाएगा, उसमें तो शहद की मक्खियाँ, अगर आपने एक जो बॉक्स रखा हुआ है उस बॉक्स में आपकी 4 से 5 कॉलोनीज हैं या 6 कॉलोनीज हैं, तो एक बॉक्स से आप आराम से 10 से 15 किलो तक शहद ले सकते हो। अच्छा। और 10 से 15 किलो शहद का मतलब ये, अगर एक फार्मर ने
अपने 1 एकड़ के फार्म के अंदर, 1 एकड़ रकबे के अंदर 10 से 15 रखे हुए हैं, बॉक्स रखे हैं, अमूमन ज़्यादा ही रखते हैं वो। तो आप ये देख लीजिए कि उसका कितना इकोनॉमिकल जनरेशन होगी। ये अभी फसल से हटकर है, ये फसल से हटकर उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिससे वो पैसा कमा सकता है। कैसे कि कम से कम रकबे से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें अब हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ट्रेंड था ये। आपने कभी देखा भी हो तो जो हमारे जो पख्तून भाई हैं वो अक्सर गाड़ी में रखकर डब्बे लेकर आते थे, क्योंकि वहाँ सर्दियों में तो यूं लगता था मुझे कोई शीरा उठा के, बहुत सारे लोग तो शीरा उठा के फिर रहे होते थे। खैर इसमें फ्रॉड भी है, जाहिर सी बात है। वो एक तो फार्मी शहर ठीक है, उसका भी एक डिफरेंट है, लेकिन जो हम असल शहर की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं हम कह सकते, जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसको ढूंढना, और फिर जंगलात में से फिर आप, अच्छा उसमें भी जिस तरह हमने शोज में भी अक्सर इस पे बात करते हैं कि एक तो हमारे यहाँ ये है कि छोटी शहद की मक्खी जो है उसका शहद जो है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है, बड़ी मक्खी के जो शहद है ये उसका अलग है। अच्छा बेरी के दरख्त पे अगर वो शहद लगा जाए तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो मतलब ये तमाम वैरायटीज हैं और चीजें हैं जिसपे अल्लाह ताला की बहुत, मैं कहती हूँ, शान है, खूबसूरती है अल्लाह ताला की, जिसको हम लफ्जों में अदा नहीं कर सकते। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट है। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में महंगाई की लहर अभी भी बरकरार नजर आती है, क्योंकि सब्जियां, फल, चिकन और अंडे जो हैं वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन उनकी कीमतें ऐसी हैं कि आम शहरी की पहुंच में नहीं आती। और उसके साथ एक और चीज़, जो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है उसका भी मार्केट में कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता, क्योंकि मार्केट की कीमतें कुछ और हैं, सरकारी कीमतें कुछ और हैं। तो इस हवाले से दुकानदार अपना रोना रोते हैं, जबकि मंडी वाले जो हैं वो अपना रोना रोते हैं, लेकिन सरकारी अफसरान जो हैं वो दोनों से बेखबर जो है सरकारी लिस्ट जारी कर देते हैं, जिसका कोई भी मार्केट में वजूद ही नज़र नहीं आता। आज के हम ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियों में सरकारी कीमत जो है वो अदरक की वो 482 मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ चाइना लहसुन भी 524 मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसकी कीमत है। इसी तरह प्याज 188 सरकारी कीमत, जबकि मार्केट में 240 तक। उसी तरह मटर भी 204 सरकारी कीमत, मार्केट में 240 रुपये फ़ी किलो। इसके साथ हरी मिर्च जो है वो सरकारी कीमत जो है वो 118, मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो। टमाटर जो है वो फिर भी मार्केट और सरकारी कीमतों की उस पर पूरा उतरता है, सरकारी कीमत जो है वो 118, मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इन दिनों जो है वो टमाटर की फसल पर ठंड का असर पड़ा है, लेकिन कीमत पर असर नहीं पड़ा, लेकिन प्याज की कीमत पर खासा असर पड़ रहा है मौसम का। इसी तरह दीगर सब्जियां जो हैं वो मौसमी सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, ये फिर भी 60-80 में फ़रोख्त हो रही हैं। जाएं अगर फलों की तरफ, तो फलों की सरकारी और मार्केट की कीमतें फिर भी बराबर नज़र आती हैं, लेकिन कीमतें ऐसी हैं कि आम शहरी फलों के जायके से भी महरूम है। अंगूर को ही देख लें 400 रुपये फ़ी किलो, सेब को देख लें ईरानी सेब 240, जबकि काला कुल्लू सेब 320 से 400 में फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 1200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँची हुई है। इसी तरह अनार जो है वो 2 क्वालिटी के दस्तयाब हैं, कंधारी अनार, उसके साथ अलीपुर का अनार भी है। ये 450 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। केला जो है वो कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 160 रुपये फ़ी दर्जन, फ्रूटर 120, माल्टे 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, पपीता 200 से 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। चिकन की कीमत की बात करें तो कल 640 तक पहुंच गई थी, आज 15 रुपये कम हुई है, 625 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसके साथ बात करें अंडे की, 2 रुपये सरकारी नर्क में इजाफा हुआ है, 404 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में अंडे की सरकारी कीमत सब्जियों की तरह अमल दरामद नज़र नहीं आती। अंडे की सरकारी कीमत तो 404, मार्केट में 420 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो इसी तरह तमाम अशिया खरनोश की कीमतें देख लें, उनकी सरकारी कीमतों को देख लें, मार्केट की कीमतों को देख लें, तो कहीं भी रिलीफ तो नज़र ही नहीं आता। आम शहरी जो हैं वो परेशान नजर आते हैं, और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो हर मार्केट में विज़िट तो करती है, जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन अभी भी
उसका कोई ख़ास नताइज नज़र नहीं आते, क्योंकि इन जुर्मानों का कोई फ़ायदा नहीं, इन क्रैकडाउन्स का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आम शहरी को सब्जियां, फल, चिकन और अंडे सस्ते नहीं मिलेंगे। तो अभी भी गरीब महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसे जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, इसका भी जिस तरह हम महंगाई की बात कर रहे हैं, इसी तरह हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम बात कर रहे थे कि मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल चल रही है, आम के बागात के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उनको कोरे से बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं कि दरख्त जितनी तेज़ी से काटे गए हैं, आमों के बागात जितनी तेज़ी से गायब हुए हैं ना, यकीन करो। तो ऐसा लगता है कभी कभी अब मुल्तान के आम जो है ना वो सिर्फ हम नाम से ही पुकारा करेंगे, शायद हमें खाने को बड़ा कम मिलेंगे, ऐसे ही है। ये खाने वाली बात तो बिल्कुल पिछले साल से वाज़ेह है, जैसे आपको पता होगा कि कीमतें हम यही सोच रहे थे मुल्तानी खास तौर पर कि कीमतें अमूमन ना आम की कम आती हैं, मतलब अच्छा आम आपको 70 से 80 रुपए किलो में मिल जाता था, लेकिन पिछले साल आपको 100-120 से नीचे आम नज़र ही नहीं आया। और इस बात का वाज़ेह सबूत था कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। आम से पहले हम शहद की मक्खी को कंक्लूड कर लेते हैं कि फार्मर्स जो इस सवेयर सिचुएशन में शहद की मक्खी की सबसे जो अहम जो चीज़ होती है उसके नेक्टर, उसको फूल चाहिए होते हैं। इन दिनों में जैसे सरसों है और दीगर जो फ्रूट्स हैं, बेरी के अलावा भी दीगर जो फल हैं वहाँ पर आए होते हैं, जिसमें सिट्रस के बागात हैं, किन्नू वगैरह के, वहाँ पर उनको रस कहीं ना कहीं मिल जाता होता है। तो फार्मर्स को ये चाहिए कि अपने एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डब्बों को वहीं रखें जहाँ पर जो है उनको फूल दस्तयाब हो, क्योंकि ये आपको पता है कि जो सवेर जो ठंड है, इस ठंड में फूल नहीं मिलते। अगर आप सर्द इलाकों में भी जाएं तो वहाँ पर भी अच्छा, आजकल भी जैसे हम फूलों की बात करें, ऐसे ही है ना, फूलों में उस तरीके से फ्रेगनेंस भी नहीं है। और उस तरीके से आपको फ्रेश फ्लावर्स जो हैं वो नहीं मिलते। बिल्कुल। अब फूलों की बात अगर निकल पड़ी है तो मैं फूलों के, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बात की कि फूल नजर नहीं आते, कुछ फूल है जैसे गुले दाऊदी है, क्राइसैंथेमम है, वो सर्दी का ही फूल है, लेकिन वो उसकी खुशबू नहीं होती। अल्लाह ताला ने देखो चीजों को कैसे इम्तिजाज बनाया हुआ है। अगर सर्दी का मौसम है तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी में अब खुशबू जो बेसिकली आएगी वो नेक्टर से आती है, रस से आती है, वो जो कितना उसमें वो होगा, तो उसके लिए गर्मी चाहिए होती है। अगर वो गर्मी नहीं है तो खुशबू नहीं होगी। लेकिन इसी तरह में सिचुएशन में कुछ ऐसे फूल हैं जिनकी खुशबू भी रह जाती है, लेकिन वो बहुत कम उसमें है। अब अगर हम इसको रिलेट करें खासतौर पर शहद की मक्खियों के हवाले से, तो इन दिनों में खासतौर पर मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन पहले यही होती है कि ये देख लें कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि शहद की मक्खियों को इस दौरान में अगर तो उनको नेक्टर नहीं मिल रहा या उनको खुराक नहीं मिल रही, क्योंकि ये वो पीरियड होता है कि जब वो जो बेसिकली शहद तो खुद खाती है ना, तो उनका अपने इस्तेमाल की जो चीज़ है। तो ये जो अभी जिस तरह फार्म पे अभी खुद जो है शहद की मक्खियां जो है वो शहद तैयार कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ से तैयार होती हैं? हाँ, ये बात वो नहीं तैयार करेंगे ना, रस अगर नहीं होगा फूल में तो नहीं तैयार करेंगे। उसके लिए फिर हम उनको देते हैं आर्टिफिशियल सोल्यूशन हो गया, आर्टिफिशियल शुगर्स। ये एक यानी कि आप अगर वो उसको तो चाहिए ना एनर्जी के लिए, बेसिकली उसके अपने लिए शायद चाहिए, तो उसके लिए फार्मर्स की रिकमेंडेशन देते हैं एंटोमोलॉजिस्ट जो है, और ये कहते हैं कि वो नोट करें कि अगर तो उनकी कॉलोनीज कहते हैं उन डब्बों को, कि अगर डब्बों में शहद नहीं बन रहा फिर आपको आर्टिफिशियली उनको देनी है, क्योंकि उन्होंने सस्टेन करना है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वीन बैठी हुई है उन्होंने एगलिंग बच्चे देने और वो पूरी कॉलोनी बन, जैसे उनका भी एक निज़ाम है पूरा, वर्कर मक्खी अलग है और फिर निखट्टू अलग है और फिर क्वीन अलग है, तो फिर वो सारी एक चेन है। बड़ी मजे की बात की है, मतलब उनमें भी निखट्टू मशहूर बिल्कुल है। अच्छा, जिनका काम कुछ नहीं होता है, जिनका काम कुछ नहीं होता, वो सुकून करना। हाँ, वो सिर्फ क्वीन के लिए ब्रीडिंग वगैरह के काम आते हैं, लेकिन उसमें जो वर्कर जो मक्खी है उसका खास अहम किरदार होता है। अगर वर्कर मक्खियाँ डलती हैं और उनको शायद नहीं मिलता तो जो वापस वो आती है तो वो बड़ा जो खासा का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिचुएशन के लिए क्योंकि फार्मर ने देखना होता है उसको इकोनॉमिकली, कि उसकी जो मिसाल तौर पर 15 डब्बे या 20 डब्बे हैं या 50 डब्बे हैं, उसमें उसकी कॉलोनियल लैब्स ना कर जाए, उसकी कॉलोनीज लैब्स ना कर जाए, मक्खियाँ जो है उनकी मर ना जाए, उसके लिए बेहतरीन डल जाएगी ये खुराक। आपको पता है कि चाहे जंगली जानवर हो कोई भी हो, सबसे ज्यादा वो सवेयर सिचुएशन में सस्टेन कर जाएंगे, वो मौसमी सूरत से निपट जाते हैं, लेकिन एक चीज से वो नहीं बच सकते, वो है भूख। अगर शेर को शिकार नहीं मिलता शेर मर जाएगा, इसी तरह दीगर जितनी भी जानवर है उनको खुराक नहीं मिलेगी तो जाएगी। आपको याद होगा ये जो आइस एज का जमाना जो गुजरा है आज से 40,000 साल पहले, जिसको कश्तीलू के बाद का सारा वाक्य कहते हैं, तब भी बहुत सारे जानवरों की ऐसी स्पीशीज थी जो मूव कर जाया करती थी, किस लिए कि वहाँ पर सब्जा नहीं होता था। और अगर हम देखें आज से 1000 साल पहले जब ये मंगोल जो थे बेसिकली वो चरागाह की लड़ाइयाँ लड़ा करते थे उनके यहाँ। हमारे यहाँ भी ऐसे था कि जहाँ चरागाह ज़्यादा थी वहाँ पर लोग शिफ्ट कर जाया करते थे, कबीले ट्राइब से, जो फिर उसमें टर्किश हॉर्ड्स जो थे
वो भी ऐसे मूव किया करते। तो जंग तो थी हमेशा भूख की ही है। हाँ, मक्खियों को भी सेम यही है कि अगर खाने को नहीं मिलेगा तो लैप्स कर जाएंगे। तो उनको जो फार्मर्स को ये चाहिए कि इन दिनों में खासतौर पे अगर कॉलोनी में शायद नहीं है तो उनको आर्टिफिशियल सोल्यूशन लाजमी दे ताकि उनकी मक्खियाँ इस मौसम में गुजार लें। 1.5 से 2 महीने, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मार्च शुरू हो जाएगा। चलिए आम के दरख्तों के हवाले से भी जानेंगे। ये तो हमने शहर की मक्खियों के हवाले से बात कर ली। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आम के बागात के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आलू की फसल के बाद बात करेंगे। जी बिल्कुल, आम के बाद के हवाले से बात करें तो ये ख्वाबीदगी, जिसको हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, कि आम का नवंबर के बाद से, अक्टूबर के बाद से जो ख्वाबीदगी का अमल शुरू हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कि भालू के बारे में मशहूर अपने घर में जाके सो जाता है, तो इनका भी ये सोने का बच्चे इनके इतनी रिसर्च करता था हर चीज के बारे में। नहीं, कुछ जैसे आप देखें ना, जो हशरात है, जैसे आपको सर्दी के मौसम में सांप नहीं नजर आएगा, बिच्छू नजर नहीं आएगा, छिपकली भी नजर नहीं आती, शुक्र है, हाइबरनेट पीरियड गुम हो जाती है। हाइबरनेट पीरियड्स हैं, वो गायब हो जाते हैं या वो चले जाते हैं। जिस तरह मेंढक मुख्तलिफ स्पीशीज है। तो आम के जो दरख्त हैं उनका भी डोरमेंसी पीरियड होता है, ख्वाबीदगी का अमल होता है कि इस मौसम में ऐसा नहीं होता कि वो लिटरली सो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है वो चलना। तो इन दिनों में खासतौर पर कोशिश की जाती है कि फ्लावरिंग बिल्कुल भी ना दीजिए, बूढ़ ना दीजिए। अगर वो बूढ़ उठाएगा दरख्त तो वो नुकसान दे जाएगा। दूसरा ये कि इन दिनों में खासतौर पर जब ये कोरा और जो सवेर जो मौसम सर्दी की शिद्दत आती है, ये खास अहमियत के हामिल दिन होते हैं। खासतौर पर अब ये आपको पता है कि स्मॉल ट्री सिस्टम आ रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, हम नहीं कर रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, स्लोली लेकिन कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे कछुए की तरह चल रहे हैं। चले, अल्लाह ताला खैर करे, चल तो रहे हैं। हाँ। तो उसी की ज़राअत में भी जद्दत के पेश नज़र एक बड़ी चीज़ है स्मॉल ट्री सिस्टम। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में हम बड़ों से सुना करते थे कि एक दरख्त जितना पुराना होगा आम का, वो उतने अच्छे ज़्यादा दरख्त देगा, और फिर वो जितना घना होगा, तना जितना बड़ा होगा, तो उससे हो जाता है। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, अब चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं। कम से कम वक्त में ज़्यादा पैदावार, कम से कम जगह से ज़्यादा पैदावार, और इसी तरह जो हमारे कम से कम रिसोर्सेज से हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। तो STS सिस्टम, जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, वो इसमें खासा जो अहमियत का अमल उसमें होता है, कि दरख्तों के साइज़ को जो है, जैसे मियावाकी आपने जंगल सुने होंगे, डेंस पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा वो मशहूर हो गया है ना, यहाँ पर भी लाहौर में भी, कि वो डेंस प्लांटेशन कर देते हैं। उससे ये होता है ग्रोथ जल्दी हो जाती है। तो ये भी उसी तर्ज के कम फासले पर छोटे दरख्त आम के लगाई जाती है, उसमें उसकी हाइट नहीं बढ़ने देती। दरख्त 4 से 5 फुट का रहता है और वो फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, स्मॉल ट्री सिस्टम। तो ये जो कोरा खास तौर पर जो सर्दी के मौसम में स्मॉल ट्री सिस्टम वाले जो लोग हैं, जो बागबान हैं, वो खास से उनको विजिलेंट होने का वक्त आ जाता है। और इसी तरह अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, ट्रेडिशनली जो हमारे आम के बागात जो छोटे दरख्त होते हैं वहाँ पर, उनमें वो खास से नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार यही होता है कि सबसे पहला जो सिचुएशन होती है आम के बागवानों ने कंट्रोल करना होता है, उनको ठंड से बचाएं, यानी कोहरे से बचाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से झुलसाव जाहिर सी बात है, डेड होने का खतरा होता है। स्मॉल ट्री सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। दैन दूसरा उसका बड़ा जो इशू हो जाता है इन दिनों में, पेस्ट का अटैक भी बढ़ जाता है। इसमें मुख्तलिफ जो है ख़ासतौर पर देखा जाए मैंगो फ्रूट फ्लाई है, और 2-3 चीज़ें ऐसी और भी हैं जो अटैक करती हैं, उसकी मैनेजमेंट भी ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहला जो इसमें बेसिकली तो फार्मर्स को ये करना चाहिए दिनों में कि सबसे पहले तो आम के बागात में इस वक्त हल्की आपाशी की जाए, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जो कोरा है उससे उनकी जड़ों को बचाना होता है। तो जब उसको पानी दे दिया जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। दूसरा एक मल्चिंग की टेक्निक है। आपने कभी देखा हो मुल्तान जब आप निकलती हैं तो आम के छोटे दरख्तों पर ना वो कोई प्लास्टिक की शीट ढाप देता है बच्चों की तरह उस पर, या उस पर पराली डाल दी जाती है, या दरख्तों की लकड़ियाँ जो है उससे उसको ढाप दिया जाता है। उससे तो ये तो वाज़े तौर पर जब आप उसको ढाप देंगे तो उससे ही फ़ायदा होगा कि उस पर जो असरात है वो नहीं पड़ेंगे। सेम ऐसे ही जैसे टनल फार्मिंग होती है, आपने देखा होगा कि अक्सर जो खेतों में ना ऐसे वो प्लास्टिक शीट की टनल्स बनी होती है, शीट लगाई होती है। उसका ये होता है कि वो अब देखें ना, अब कुछ ऐसी सब्जियां, अब आपने मिसाल के तौर पर कभी दिल करता है कि सर्दियों में खरबूजा खाना है, तो आपको मिल जाएगा। ऐसी अच्छा, अब तो खैर मैं कहती हूँ आपको हर मौसम की सब्जी जो है वो आपको दस्तयाब है, आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, कुछ आपको फ्रेश भी मिल जाती है, कुछ आपको स्टोर जो है वो उसमें भी मिल जाती है, लेकिन ऐसी वजह जो चीजें स्टोर की जाती हैं उनका वो जायका और वो ग़िज़ाइयत जो है वो बढ़ती नहीं है, तो कोई मजा नहीं आता। ये इसी में ये बात है ना। देखिए, जो टनल फार्मिंग को बताया, टनल फार्मिंग बेसिकली वो करते यही है कि मिसाल के तौर पर अगर जो गंदम है वो मौसम सरमा की वेजिटेबल वो है, क्रॉप है,
अगर आपने इसको लगाना हो कंट्रोल एनवायरनमेंट तो फिर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। टनल फार्मिंग बेसिकली होता है ये है कि जो हम मौसम गर्मा की सब्जियां लेते हैं मौसम सरमा में, और मौसम सरमा की सब्जियां लेते हैं मौसम गर्मा में, कि आप वो शीट लगा के टेम्परेचर उसका कंट्रोल करते हैं। सेम यही सिनेरियो आम के बागात में भी लोग करते हैं, और यही सबसे बेस्ट हल होता है इन दिनों में। उसके साथ साथ माहिरीन जी भी कहते हैं इन दिनों में खासतौर पर कि खासकर विजिलेंट रहने का वक्त यही होता है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी जारी रखें, क्योंकि अब जैसे जैसे ये मौसम सवेर होता चला जाएगा सिचुएशन जो है मजीद वर्स्ट होती चली जाएगी। अच्छा जी, हमारी अभी वो एक स्टोरी रह गई, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम जो है वो हम अली से जानेंगे। अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना वकास शाकिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सैयद हमजा हुसैन गिलानी, आज हमारे साथ मौजूद हैं, यू के यंग लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो हम बच्चों के हवाले से आज हम बात करेंगे, स्पेशली जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उनकी सेहत के हवाले से बात होगी। नमूनिया पे हम बात करेंगे सर से, इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे, और साथ साथ जो है हम जो है वो इससे भी जानेंगे हमजा से भी, इनकी जर्नी के हवाले से, यंग लॉयर्स के इस टाइम क्या क्या मसाइल हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सेकेंडली हम सोशल मीडिया पे आज हम बात करेंगे, जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसका जिस तरह से पॉजिटिव हो रहा है इस्तेमाल, उस तरह नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे, जो लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से उस पर क्या हर्जाना किया जाता है, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर डॉक्टर साहब से आपसे जानेंगे, आपकी जर्नी जो है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो तमाम चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज से है। तो उसके ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की पीडियाट्रिक्स में, FCPS वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से मैंने की है, और वो क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद फिर मैंने 2 साल की नियोनेटोलॉजी में फेलोशिप की है, वो भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से। सही। तो करंटली मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज सीनियर रजिस्ट्रार। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह शेखा बच्चों के हवाले से हम सबसे पहले तो उनकी सेहत, अभी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बच्चों की सेहत का ख्याल जो है हम कैसे रखें? जी, तो इनको हम ना कैटेगराइज करते हैं कि न्यू बॉर्न की केयर एक डिफरेंट है, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी केयर डिफरेंट है। आजकल जैसे ठंडा मौसम है, हवा में ह्यूमिडिटी कम है और सर्द खुश्क हवा चल रही है, तो इससे बीमारियां बड़ी फैलती हैं। खासतौर पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, अपर भी और लोअर भी, तो वो बहुत ज़्यादा इस मौसम में स्प्रेड करते हैं। तो इसमें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो पहले तो जो आपके कंटैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो आपके इन कंटैक्ट्स कोई इन्फेक्टेड बंदा आ रहा है तो उससे आपने परहेज करना है। वो बड़ा है, छोटा है, जो भी है, ठीक है ना। अगर जैसे कोई वायरस है, मोस्टली ये वायरसेस की जो ना इन्फेक्शन होते हैं, तो ये ग्रो करते हैं हमारे नेजोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स में। तो जब उसके इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद जब बच्चा वो कफ करता है या बड़ा कफ करता है, तो हमारे जो एयर में वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मुअल्लक हो जाते हैं। सही। उसी एयर में जब भी कोई छोटा बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग जो भी फिर सांस लेंगे, वही वायरस जो है ना उसी के अंदर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर वो मल्टीप्लाई होकर रेप्लिकेट करके फिर वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो इसमें फिर हमारे जो प्रिवेंशन है, पहले तो आपका जो कंटैक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, खासतौर पे इन्फेक्टेड पर्सन से। कि जो भी आपका खांसी नज़ले वाले अफराद हैं वो ज़रा एहतियात करें, और अपनी भी एहतियात करें, औरों को भी एहतियात करें। अपनी एहतियात कैसे करनी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी को खांसी नज़ला शुरू हो गया है तो वो आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि वो मुंह से, रेस्पिरेशन से, ड्रॉपलेट से वो जो वायरसेस हैं वो एयर में ट्रांसफ़र ना हो। सही। उसके बाद अगर किसी ने कोई सरफेसेस हैं वहाँ पे कोई ड्रॉपलेट्स अगर फॉल हुए हैं तो उसकी सफाई वगैरह होनी चाहिए। तो अगर कोई फ्लू हो रहा है तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें, अपने फिंगर्स का, हाथों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। टिश्यू का इस्तेमाल करें और उनको फिर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ भी करें आप। सही। तो इस तरह जो प्रिवेंशन है वो ज़रूरी होती है इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही हमजा से जानते हैं, हमजा आपकी जो जर्नी है उस हवाले से हमें बताइएगा, कैसे आना हुआ? Basically, as far as my early education is concerned, so I did my matriculation from La Salle High Secondary School, Multan. Then I went to GEC for my college. के बाद for my bachelor's I went to Lahore.
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। वहाँ से मैंने LLB ऑनर्स कंप्लीट किया अपना। देन आई केम बैक टू माई नेटिव सिटी, और फिर मैंने अपने इनिशियल जो प्रैक्टिस का आगाज़ था वो मैंने मुल्तान से किया, अंडर द मेंटोरशिप ऑफ मियां अहमद महमूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद चूंकि बड़े शहरों में देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, सो आई ऑप्टेड फॉर द इस्लामाबाद, एंड currently I am practicing there under the mentorship of Zulfikar Ali Abbasi and Chaudhry Asif Irfan साहब। So currently I am there, और मैं उधर रेवेन्यू मैटर्स एज वेल एज साइबर मैटर्स ये सारे डील कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इस्लामाबाद सही हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं, जिस तरह अभी यंग लॉयर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, अब जिस तरह इस प्रोफेशन को लेके अब काफ़ी लोग जो हैं वो थोड़ा सा सीरियस भी हुए हैं, जिस तरह बहुत सारे इसके मसाइल भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? असल में एज फार एज जो इश्यूज हैं वो हमेशा से लीगल प्रोफेशन में रहे हैं, बिकॉज लीगल रिफॉर्म्स आना इन द लीगल प्रोफेशन वो बहुत ज़रूरी रहे हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। बट चूंकि जो पायनियर मेंबर्स ऑफ द बार्स, पायनियर मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान बार एसोसिएशंस, ये उनकी ड्यूटीज लाइबिलिटीज हैं टू अकोमोडेट द जूनियर्स, टू अकोमोडेट द फ्रेशर्स, द अर्ली बर्ड्स, जो फैसिनेट होकर whatsoever was the reason they appeared, they entered into the profession, और वो आते ही देखते हैं कि वैसे तो एक बहुत ही करिज्मेटिक फील्ड लगती है, a very dominant field in Pakistan, but still उसके shortcomings भी हैं which you need to overcome with the passage of time। काफी हद तक इसमें बेहतरी भी आ चुकी है, like अब जैसे मेरे टाइम पे there are many opportunities, there are many facilities being provided by the bars, so लेकिन अभी still they are progressing, they are working on these problems। अच्छा, हम क्योंकि मुल्तान में अक्सर इस पे बात करते हैं, जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का, अच्छा कुछ लोग तो फौरन डिसहार्ट प्रैक्टिस के दौरान ही जो है वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं और वो अपना प्रोफेशन छोड़ के कोई और इस तरह का प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि हमारा जो अर्निंग सोर्स है वो हमारा बेहतर हो सके, या हमें उस तरीके से हमें नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा जिस तरह से होना चाहिए। एग्जैक्टली इसका सबसे ज़्यादा रिफॉर्म करने की ये ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जब भी एंटर होते हैं इन द लीगल प्रोफेशन, तो आप बच्चों को, यंग एंट्रेंट्स को आप एक स्टाइपेंड, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू पे देम, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट देयर सर्विसेज, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेश, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। एक तरफ जो है 50 साल का अंकल है, द वन हु हैज 25 years ऑफ स्टैंडिंग, और एक तरफ वो स्टूडेंट है। बात उनको तो एक्सपीरियंस है, और जब उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। ट्रू ठीक है, एक्सपीरियंस जो है दैट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, बट स्टिल अब चूंकि वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड, अब ऑल द नॉलेजेस आर इन योर हैंड, सो इफ यू कैन डिलीवर इट इन अ बेटर वे देन द पर्सन हु इज एट द एज ऑफ 50 स्टिल नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर आई थिंक जो यंगस्टर है ही इज बेटर देन देम, बिकॉज ही इज अप टू डेट, ही हैज एनर्जी टू डिलीवर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो स्टार्टिंग में जो मसले आते हैं एक यंगस्टर को, वो ये है कि ऑब्वियसली ऑफिसर्स, चैम्बर्स, he has to strive for that thing। अदरवाइज अब काफ़ी हद तक मसले हमारी बार्स ने बड़े, वो हमारे पे शफीक रहे हैं, हमारे बार के पायनियर मेंबर्स और जो प्रेसिडेंट्स और बाकी जनरल सेक्रेटरीज, तो वो काफ़ी हद तक अब इस चीज़ को देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा हम सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि लोग जिस तरह, अब क्योंकि हम कहते हैं आज़ादी है तो जाहिर सी बात है कहीं आपको और आज़ादी मिले, तो सोशल मीडिया आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुल के जो है वो बोल सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब साइबर क्राइम की जिस तरह बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। देखिए, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A of the Constitution of Pakistan 1973, these are your constitutional rights that gives you the right to speech and right to information। अब इसका राइट टू स्पीच, चूंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट है, बट इसके ऊपर लिमिटेशंस इंपोज कर दी गई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने अपने फ्रीडम को एंजॉय करना है, बट कीपिंग इन द लिमिट्स, नॉट इन्फ्रिंजिंग, नॉट barring, not invoking the other's peace and the security, other's dignity, other's integrity।
अपने पैराडाइम में रहते हुए यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम। आप कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बातें, ऑब्जेक्शनेबल फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट एनी पर्सन इंटेग्रिटी नहीं पास कर सकते। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि सोशल मीडिया आपको एक ऐसा फोरम है वेयर यू कैन से एनीथिंग। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लिमिटाइज करने के लिए, उस पर बार्स इम्पोज करने के लिए लॉज बहुत सारे आए सोसाइटी में, जिन्होंने जो जराइम होते थे सोशल मीडिया पे उनको कंट्रोल किया, उसको रेगुलराइज किया, ताकि जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको एक बेटर वे में प्रोक्योर किया जाए बिफोर द सोसाइटी। तो इसी तरह ही हमने देखा कि एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी है, जैसे कल्चर होते हैं वैसे वैसे लॉ डेवलप करता है। लॉ की डेवलपमेंट होती है नॉर्म से, ट्रेडिशन से, कस्टम से सोसाइटी के। जैसे चाइनीज लॉ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकते बिकॉज आवर सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज सोसाइटी। तो वैसे ही हमारे जो जराइम थे, अगर आप जाके FIA के दफातर में देखें या ऑफिसेज में आप देखें, तो सबसे ज्यादा जो रेशो है वो यंगस्टर्स की है जो वहाँ पे अबडक्टेड हैं, जो वहाँ पे बिहाइंड द बार्स हैं। बिकॉज जो अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द सोशल मीडिया ना, देयर वाज अ गैप इन आवर सोसाइटी। सोशल मीडिया तो हर किसी ने इस्तेमाल किया, even in the urban areas, even in the rural areas of Pakistan. We all have the access of the information technology, but still जो उसका appropriate use था वो किसी ने नहीं सिखाया। तो उसकी वजह से जराइम हुए। हाँ, और अभी तक हम उसका शिकार हैं, मतलब हमें बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं ना। इसमें सोशल मीडिया को हम देखते हैं तो आपको क्या कुछ देखने को नहीं मिलता। तो उसी तरीके से जिस तरह हम क्राइम रहे हैं तो उसमें हम लोगों के दिन ब दिन इजाफा भी इसी वजह से हुआ कि जब हमें लॉ का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमने उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो जब ये चीजें नहीं सिखाई गई तो वो हमारे लिए मुश्किलात ही आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं, सर इस टाइम जो हम देखते हैं कि वायरल डिजीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह विंटर्स हैं तो विंटर्स के साथ आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि जब तक स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, बड़े तो हो ही रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या एहतियात करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से बुखार जो है वो होता है कि आपको कुछ दिन के लिए बुखार होता है लेकिन उसके बाद बुखार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसकी क्या रीजन होती हैं? हाँ जी, तो होता ये है कि बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है, मोस्टली जो सर्दियों में होते हैं 80 to 90%। तो इनमें हम बड़े पैनिक हो जाते हैं, मतलब अगर नज़ला हुआ है या कफ हुई है या बुखार शुरू हो गया तो हम या किसी क्वैक के पास चले जाते हैं या किसी स्टोर पे चले जाते हैं, तो वो आपको 2-1 मेडिसिन उठा के दे देते हैं, ये नज़ले की मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक खा लें। तो इनमें कोई एंटीबायोटिक का ऐसा रोल है नहीं, ठीक है। अगर आप जैसे कह रही हैं कि अगर फीवर प्रोलॉन्ग होता है या सिम्टम में कोई चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इन वायरल इन्फेक्शन के साथ कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो आपका जो ऑथेंटिक डॉक्टर होगा वो इसको डायग्नोज करेगा कि अदर ये वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसमें फिर हम एंटीबायोटिक लाजमी बच्चों में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं फीवर प्रोलॉन्ग हो गया तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत होती है कि लो ग्रेड फीवर है तो वायरल है, अगर बहुत हाई हो गया और इसमें प्रोलॉन्ग हो गया तो इसमें मतलब है कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो गया है। सही। तो अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे नमूनिया के हवाले से कि आगे बुखार जिस तरह जो है वो आपका ये बुखार अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत होती है। तो इसमें आप अपने मुस्तनद कोई भी करीबी आपका डॉक्टर है तो उसको आप लाजमी कंसल्ट करें लाजमी। तो इसकी प्रिवेंशन जैसे पहले बताइए आपको कि आप उसका मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल करें। अगर मतलब वायरस आपकी आंखों से बेसिकली ये एंटर होता है आपके जो ओरिफिसेस हैं नोज से माउथ से, ठीक है ना, डायरेक्ट हवा लगेगी उसमें फिर ये वायरस ग्रो करेगा। वो कुछ 80% ठीक भी हो जाते हैं, 20% वो स्प्रेड भी करते हैं। सही। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ वो स्प्रेड करके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, तो उसको फिर हम बेसिकली नमूनिया बोलते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि पूरी एक
वबा फैली हुई है पूरे पंजाब में, ठीक है, लाहौर में भी कितनी एक्सपायरीज हुई हैं, मुल्तान में भी उतने बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं। एक खतरनाक बीमारी है डेफिनेटली, मतलब आप जी जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है ना। और ये मोस्टली उनको इफेक्ट करती है जिनमें कुव्वत मुदाफत कम होती है, या आपके जो अबव 50 अबव 60 जो है मतलब बुजुर्ग हैं हमारे, उनमें ये इफेक्ट करती है, उनमें इम्यूनिटी कम होती है। और उसके बाद जो आपके छोटे बच्चे हैं बिलो 5 ईयर्स, खास तौर पे उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको ये बहुत इफेक्ट करती है, उनमें कुव्वत मुदाफत कम होती है, उसमें फिर ये वायरस और ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो वो बड़ा एक सीवियर किस्म का इन्फेक्शन जो है ना वो जन्म लेता है उसमें। सही। तो अगर इसकी टाइमली डायग्नोज अगर हो जाता है, किसी बच्चे को हो जाता है, तो क्या अलामात हैं, इस हवाले से भी बताइए। तो इसको कैटेगराइज किया है कि हर नमूनिया भी खतरनाक नहीं है, ठीक है। इसकी फिर कैटेगराइज है कि सिर्फ नमूनिया है या सीवियर नमूनिया है, ठीक है। सिर्फ नमूनिया है, आपकी हल्की खांसी है, बुखार है, वो आप ट्रीटमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो डायग्नोज डॉक्टर ही करेगा, आपने खुद से डायग्नोज नहीं करना कि ये नमूनिया है। सांस तेज दिल की वजह से भी हो सकता है, सही। खांसी आपके कोई दिल का इशू है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई एस्पिरेट हुआ है उसकी वजह से भी खांसी आ सकती है, तो हर खांसी नमूनिया नहीं है। तो ये अपने जो कंसल्टेंट है उनको ये डायग्नोज करने दें कि ये जो खांसी बुखार है ये किस वजह से है। मोस्टली तो हम अगर बहुत ज्यादा खांसी हो रही तो हम टीबी की तरफ चले जाते हैं, वो भी सोचना चाहिए, लेकिन वो मतलब आपने खुद डायग्नोज नहीं करना, सेल्फ डायग्नोज नहीं करना, गूगल का हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ बहुत चीजें आसान हो चुकी हैं। अच्छा, फिर हम लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं। अब तो सेल्फ डायग्नोसिस आ गई है ना, तो हम डॉक्टर के पास खुद जाके बोलते डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, तो अब हमें कोई ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है ना। तो ये आप जाके सिम्टम बताएं, फार्मेसी पे भी जाके यही बोल देते हैं, आप जाके उनको सिम्टम बताएं, तो डॉक्टर उसको तशखीस करेगा आपकी हिस्ट्री से, आपके एग्जामिनेशन से, फिर लैब की थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे, तो उससे आपकी जो फाइनल डायग्नोसिस जो है ना वो बन जाती है। सही। तो नमूनिया अगर सिंपल नमूनिया है सिर्फ, तो वो आपकी मेडिकेशन के साथ आप घर पे भी उसका इलाज हो सकता है। तो उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह भी करवाने पड़ते हैं? हाँ जी, एक्सरे जरूरी है, ठीक है ना, चेस्ट एक्सरे आप उसका कराएं, और उसके बाद ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं वो हम करवाते हैं, लाजमी जरूरी है, सीबीसी जिसे वो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो हम करवाते हैं। तो अगर जब सीवियर नमूनिया की तरफ बच्चा जाता है तो उसमें जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, उसमें बच्चे की सांस तेज चलना शुरू हो जाती है, बच्चे की जैसे कहते हैं ना तैराकी में पसलियां चलना शुरू हो जाती हैं, तो पसलियों में गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जब कंडीशन आती है तो आपका जो लंग है वो काम करना थोड़ा सा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसको ओपन करने के लिए जो मसल्स हैं हमारे, जो इंटरकास्टल मसल्स हैं, हमारी डायफ्राम है, वो जोर लगाती है। जब वो जोर लगाती है तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे ये गड़े पड़ रहे होते हैं, ठीक है। सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, उसमें नेजल फ्लेयरिंग है, वो नाक के नथने आपके मूव करना शुरू हो जाते हैं, आवाजें ग्रंटिंग की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये सारे मैकेनिज्म हैं जो लंग्स को ओपन करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि लंग्स में कोई शदीद गड़बड़ है, और इसको फौरन दाखिल करें, इसको फिर ऑक्सीजन लगाएं, और इसको फिर प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेट करके उसकी प्रॉपर मेडिकेशन शुरू कराएं। तो ये कितने अरसे तक का ये ट्रीटमेंट जाता है? ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर वायरल है तो वो तो अपना टाइम लेगा, ठीक है, 5 से 7 दिन वायरल अपना जो इसका पीरियड है वो अपना पूरा करेगा, और बैक्टीरियल में मोस्टली 7 to 14 डेज ये ले जाते हैं, और उसके बाद फिर अगर सुपर एडेड खुदा ना खासा आजकल इसके साथ मीजल्स भी साथ आ रहा है, खसरा जिसे बोलते हैं ना, खसरे में अच्छा, भी एक बहुत टाइम पहले इस तरह की वबा फैली थी जिसमें हर बच्चा जो है वो बड़ा खसरे के साथ नमूनिया। अब नमूनिया, सर्द मौसम, खसरा, अभी तीनों चीजें साथ साथ मिलके ना हमारे पास ये रिपोर्ट हो रही हैं। सही, मतलब बच्चों में आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। सही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ जो है हमजा आपसे जानेंगे, जिस तरह हम बात कर रहे थे लॉ की, अगर कोई गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए क्या लॉ है और उसके क्या जुर्माना हो सकता है, इस हवाले से भी बताइएगा। बेसिकली जो कानून है पाकिस्तान में, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016, जो डील करता है ऑल द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के जुमरे में वो सारे क्राइम्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से होते हैं, एक्सेसरीज से होते हैं, इवन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ऑल द थिंग्स दैट इज इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उससे कोई भी जुर्म होता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, स्पूफिंग, स्पैमिंग, या साइबर टेररिज्म, स्टॉकिंग, जितने भी ऑफेंसेस हैं वो दैट इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ दिस लॉ। अब फॉर इंस्टेंस जो हमारी सोसाइटी में हमने सबसे ज्यादा देखा, जो आजकल जो यंगस्टर्स के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादा इश्यूज रहे हैं, वो पिक्चर्स,
पिक्चर्स आउट हो गई, हाँ। पिक्चर्स लीक हो गई, किसी ने एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फेक पिक्चर्स बना दी। फेक पिक्चर, बिल्कुल। तो उसके लिए जो सेक्शन 21 है कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर है, बरहना फोटो है, वो डील करता है सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016, जिसकी सजा 5 साल है। अच्छा। और फॉर इंस्टेंस अगर किसी और डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी विदाउट कंसेंट फोटो अपलोड कर दी, पोस्ट कर दी ऑन एनी सोशल मीडिया पेज, एप्लीकेशन, तो फिर सेक्शन 24 जिसकी सजा 3 साल है। अच्छा। अब इस चीज की चूंकि पब्लिक एट लार्ज को अवेयरनेस नहीं है और देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु डोंट इवन रिपोर्ट बिकॉज दे गेट ब्लैकमेल्ड, तो वो इटसेल्फ एक ह्यूमन साइकोसिस है कि जब आप किसी जुर्म को या किसी ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जो रॉन्ग डूअर है वो इटसेल्फ उसको जस्टिफाइड समझेगा हिज एक्ट्स until he is held accountable for that। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक हमारा मुआशरा इस तरह के, जिस तरह से हम अगर लड़कियों की बात करते हैं, हरासमेंट के केसेस हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। सेकेंडली, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी पिक्चर्स वगैरह लीक हो गई या कुछ भी जिस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मोस्टली यही होता है कि हमारे यहाँ बच्चियों को खामोश करा दिया जाता है। एक तो जाहिर सी बात है, ये होता है कि यार मुआशरे में जब पता चलेगा तो माँ बाप के लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किलात हो जाती हैं, बहन भाइयों के लिए भी हो जाती हैं। तो जो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए होता है वो नहीं मिलता, या फिर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कहीं हमारा सिस्टम भी उस चीज़ को जो है वो लेकर चल रहा होता है कि कहीं आपकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है आपका यूँ समझ लें कि बहुत एडजस्टमेंट हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से जो है वो चुप करा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों से हमारा जो एक राइट है वो कहीं ना कहीं दब नहीं जाता? जी बिल्कुल, जो आजकल की खवातीन के साथ ये मसले दरपेश हुए हैं वो उनके राइट्स उन्हें फोरगो करने पड़े हैं। उनके जो लीगल राइट्स हैं, उनके एक इंडिविजुअल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी की एक नॉर्म्स की वजह से, पाकिस्तानी सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से अपने राइट्स जिनको को वो वेरी इजीली एक्सरसाइज कर सकती हैं फॉलोइंग द कोर्सेज ऑफ लॉ, उन्होंने फोरगो कर दिए, ब्लैकमेल होती रही और उसके रिजल्टेंटली कई तो खुदकुशी कर ली। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं हमारे। अच्छा, आपने मोस्टली कौन से केसेस को ज़्यादा देखा कि बहुत सारे केसेस जो हैं आपने डील किए हों और वो केसेस आप शेयर करना चाहें? मैंने बेल्स, क्रिमिनल लॉ को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया, उससे रिलेटेड प्री अरेस्ट बेल्स, पोस्ट अरेस्ट बेल्स, एट द इनिशियल करियर ऑफ माई स्टेज, रेवेन्यू मैटर्स, स्टे मैटर्स, जैसे ज़मीनों के तनाज़ों पे भाइयों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, पार्टीशन ऑफ द लैंड्स फ्रॉम द रेवेन्यू हायरार्की टू द सिविल कोर्ट्स और द साइबर लॉज स्पेसिफिकली, इस पे मेरी ज़्यादा ग्रिप रही और इनके केसेस से मैं डील करता रहा इवन इन इस्लामाबाद। तो साइबर से रिलेटेड जो केसेस आए उनको किस तरीके से डील किया? साइबर से रिलेटेड यही कि मेरे जैसे पिक्चर जो है दैट हैज़ बीन लीक्ड, आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय, और उसके बाद जब हम रिलेशनशिप में थे, एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ बाय नॉट टेकिंग देयर नेम्स, तो हम रिलेशनशिप में थे, हमने पिक्चर्स ली। अब चूंकि वो ख़त्म हो गया, मेरी शादी है और मेरी पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो जाएंगी या उसके पास ऑलरेडी हैं, ही हैज़ सर्टेनली ब्लैकमेल्ड मी एज वेल, तो उसको फिर हमने जो एक राइट फोरम था दैट इज कॉल्ड FIA, हमने उसके थ्रू उसको प्रोसीड करवाया और वो पिक्चर्स को डिलीट करवाया। तो अच्छा, अगर कोई इस तरह की हरकत कर देता है, जिस तरह हम बात करते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया की, हम जाहिर सी बात है जिस तरह AI के अब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ना, किसी की भी पिक्चर उठाओ आप किसी के साथ भी अटैच करके और आप लगा दो, तो इन लोगों के लिए जो है वो कितनी सज़ा हो सकती है, और इन लोगों को जो है ना, हम लोग अगर कहेंगे उनको कैफे किरदार तक अगर पहुंचाना हो तो किस तरह से पहुंचा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो फॉर इंस्टेंस कि अगर इस तरह का कोई भी वाक़या आपके साथ पेश आता है तो देयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसर्न्ड एजेंसी दैट इज कॉल्ड द FIA, उसका साइबर विंग है जो डील करता है ऑल दीज मैटर रिलेटेड टू द साइबर क्राइम्स। सबसे पहले आपने उधर रिपोर्ट करनी है विद प्रॉम्प्टली विद इन द मीन एंड रीजनेबल टाइम, बिकॉज एक फ्रेज है, डिले इन जस्टिस और जस्टिस और लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट्स। तो प्रॉम्प्टली आपने सबसे पहले FIA को इन्वोक करना है, उनकी जुरिस्डिक्शन को, वो
अपनी एक प्रोसेस करेंगे, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे और मजीद फिर उसको रिपोर्ट बना के थ्रू द कोर्ट फिर उसको सजा दिलवाएंगे। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम नमूनिया के थोड़े ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करते हैं। सर, जितने भी बच्चे आते हैं उनको आप किस तरीके से फिर ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं या नहीं दी जाती? ये मैं भी बता रहा हूँ कि आपने जरा सोच समझ के देनी है, खुद से बच्चे आपने बड़े प्रिस्क्राइब नहीं सेंसिटिव करना। होते हैं इस मामले में। अच्छा, बड़ों के लिए इतनी मुश्किल पैदा हो जाती है एंटीबायोटिक्स के लिए, तो फिर बच्चों को जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो बहुत बड़ा जो ना हमारे पास एक अलमिया आ रहा है कि इतने जो बग्स हैं, बैक्टीरिया खासतौर पे इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं कि वो अब आम एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अच्छा, फिर एक डॉक्टर जो है वो बहुत सारी मेडिसिन लिखे जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से। जी, तो एंटीबायोटिक्स ना आपने खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करनी, खुद से एज्यूम भी नहीं करनी। और बाद को ऐसा भी होता है कि एक हम नुस्खा जब लिख के देते हैं एक पेशेंट को, वो तो सालों साल वही चलता रहता है। अब तो व्हाट्सएप का जैसे दौर है, अभी सर भी बोल रहे थे हर चीज व्हाट्सएप पे चल रही होती है। हाँ। कि डॉक्टर डॉक्टर है ना, तो आप बच्चे को थोड़ा सा कोई मसला हुआ तो हम मतलब पेरिफेरीज में भी अगर है तो फिर वो एक ही नुस्खा उसमें पता चल गया भी ये खांसी नजले की डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था, अब नेक्स्ट टाइम जो भी खांसी नजला होगा आपने ये मेडिसिन शुरू करा देनी है। लेकिन खांसी की सिर्फ एक नमूनिया ही वजह नहीं है, तो और भी वजूहत बहुत सारी हो सकती है कि आपका साइनोसाइटिस है, फ्रिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लारिंजाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, मतलब ये सारे इन्फेक्शन हैं। तो ये आप डॉक्टर को ही डायग्नोज करने दें कि इसकी मेन डायग्नोज क्या है, उसके मुताबिक फिर उसकी मेडिसिन भी डिफरेंट होती हैं और उसका इलाज भी डिफरेंट होता है। तो अभी आप इलाज की बात कर रही थी, तो फिर जो माइल्ड नमूनिया है, सिर्फ नमूनिया, उसको तो हम घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि सांस तेज नहीं हो रहा, बच्चा एक्टिव है, सिर्फ खांसी है और हल्की सी चेस्ट खराब है, तो उसको हम एंटीबायोटिक एडवाइस करके, अगर वो बैक्टीरियल नमूनिया है तो उसको हम एडवाइस कर देते हैं कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें। साथ बड़े बच्चे अगर 5 साल का है, 6 साल का है, तो डाइट अच्छी रखें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें और प्रोटीन भी लें और फीडिंग भी लें, दूध भी लें, और साथ प्रिवेंशन का भी ख्याल करें। और जो कोर्स लिख के दिया है आपका 7 डेज का, तो वो भी आपने कोर्स पूरा करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सीवियर नमूनिया की तरफ चला गया है बच्चा, उसमें सांस में तंगी हो रही है, सांस तेज हो रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो रही है, फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, तो उसको फिर हम अल्टीमेटली दाखिल कर लेते हैं। दाखिल करने के बाद उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, जो सांस तेज हो रहा है वो खा पी नहीं रहा, तो उसको फ्लूइड लगाते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह आपने देना होता है उसकी एनर्जी के लिए, तो वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही उसकी जो अकॉर्डिंगली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हम साथ स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। लेकिन आफ्टर डायग्नोसिस मतलब ये है कि आप खुद से घर में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक पैगाम है सबके लिए कि आप खुदारा गूगल का इस्तेमाल ना करें, गूगल डॉक्टर खुद ना बने आप। सही। अच्छा, जिस तरह अभी जो छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अभी ऐसे पैदा होते हैं, उन बच्चों को जिस तरह अभी हम देखते हैं ना, वायरल डिजीज की वजह से ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, निमोनिया अगर उनको हो जाता है तो उन छोटे बच्चों का जो है ख्याल कैसे रखा जा सकता है? अच्छा, छोटे, अब ये तो मेरा फील्ड रेलिवेंट जो है ना क्वेश्चन हो गया, कि मैं न्यूनेटोलॉजी से हूँ, जो न्यू बॉर्न से लेकर 28 डेज तक जो ना इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो न्यू बॉर्न में जब आफ्टर इमीडिएटली बर्थ कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो मदर से ट्रांसफर होगा। ठीक है, मदर आजकल जैसे बड़ी अवेयरनेस चल रही है कि मदर अपना जो एंटीनेटल विजिट्स हैं वो प्रॉपर करवाएं। ठीक है ना, जब आखिरी दिनों में पानी की जो बैग होता है, वाटर बैग जिसे बोलते हैं आम अल्फाज में, वो अगर लीक हो गया है, साथ ही मदर को फीवर हो गया है और लोअर एब्डोमिनल पेन है, और उसके बाद कोई माँ के सांस में कोई तंगी होती है या दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये फिर इसको कहते हैं कोरियोमिनाइटिस। ठीक है। जब वो पानी का थैली लीक होगी, उसमें से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो वो फिर जो ऊपर ट्रांसफर होता है बच्चे की तरफ, तो फिर वो जो इन्फेक्शन पे बच्चे में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको फिर जब वो बच्चा डिलीवर होगा तो वो सेप्सिस और साथ ही कंजेंटल नमूनिया के साथ वो डायग्नोज होगा, और उसका फिर अल्टीमेटली फिर साथ ही हमने ट्रीटमेंट उसको फिर दाखिल करना है। अच्छा, न्यू बॉर्न को आपने घर पे मेडिसिन नहीं देनी। ठीक है, न्यू बॉर्न बहुत ही फ्रेजाइल छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, उसको आप घर पे तो रिस्क ले ही नहीं सकते। तो कोई भी इसको तशखीस होगी, आप एडमिट होंगे, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, डायग्नोज होगा, उसके बाद जब डॉक्टर सेटिस्फाई होगा फिर आपको घर भेजेंगे। मतलब माँ से भी इन्फेक्शन माँ से, हाँ जी, ये अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, हाँ जी, ये इसको कहते हैं अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, जो विद इन 3 डेज कोई भी इन्फेक्शन बच्चे में होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो मदर से ही शिफ्ट होता है।
ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर वो कितने माँ और बच्चे जो है दोनों की सेहत जो है उसका, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस पे जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। तो इसके लिए मैं अपने डीन साहब का बड़ा मशकूर भी हूँ कि उनकी जो अनथक मेहनत है, आजकल सारे वो मतलब इसी काम में लगे हुए हैं। अभी हमारा पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल 300 बेडेड था, फिर उनको एक्सटेंड कराया, वो 500 बेडेड की तरफ जा रहा है। उसके बाद न्यू इमरजेंसी है, वो भी हमारी कल ही इनॉग्रेशन हुआ है उसका। तो ये सारी मेडिसिन वगैरह हम कर रहे हैं। और सर ने स्पेशल जो है ना कहा था कि अब जैसे निमोनिया का वबा फैली है तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक बेड वो की अलग से नोटिफाई की है कि इन बेड जो है नमूनिया वाले बच्चों के लिए हैं। तो मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और हमारे पास जो उसके ट्रीटमेंट भी है वो बेहतरीन से बेहतरीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो रहा है। सही हो गया। और आजकल हर दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा आपको नमूनिया के साथ ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जिस तरह बड़े बीमार उस तरह हम बच्चों की अगर बात करें तो जब हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं, तो यकीन करें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे चिल्ड्रन, और अच्छा दूर दराज से लोग यहाँ पर आए होते हैं। एक हॉस्पिटल है हमारा जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है आपका सिंध को भी कैटर कर रहा है, हाँ। आपका बलोचिस्तान को भी और आपका केपीके को भी है ना आपका ये कैटर है। वही ना, बहुत सारे लोग जो है वो रेफर कर देते हैं वहाँ जी, वो इधर जिस तरह हमारे निश्तर में हम बात करते हैं कि एक निश्तर को लेके यहाँ पर लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के हवाले से भी जो है यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा जी, इसके साथ साथ इनसे मजीद भी जानेंगे, हमजा से भी जानेंगे, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करने जा रहे हैं गाजर पर। आपको पता है कि गाजर सब्जियों के हवाले से हम बात करें या इस टाइम जो हमें फ़ायदा देता है हेल्थ के हवाले से, माजरत जो हम देखते हैं कि हम लोगों को विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें वो सब्जियों और फलों से ही मिल सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप बताएं तो इसमें हम लोगों को बताएंगे गाजर आपको किस तरीके से आपके हेल्थ को फ़ायदा दे सकती है। तो वो इस तरह के, एक तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म की बीमारियों से आपको बचाते हैं। सेकेंडली, आयरन की कमी को जो है वो गाजर पूरा करती है। इसके जूस का जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है गाजर की। सब वैसे भी आप कच्ची गाजर भी खाएँ तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। सैलड के तौर पर भी जो है हम गाजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है गाजर का हलवा, वो जो आपको पता है कि विंटर्स में जो है वो बेहतरीन आपके लिए एक तोहफा होता है कि आप घरों में जो है गाजर का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। एक तो इससे आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेकेंडली, गाजर का हलवा वैसे भी आपको सर्दियों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो तवानाई देता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली, हाई ब्लड प्रेशर, गाजर जो है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर से भी आपको बचाती है। आपके साथ साथ जो है हड्डियों की मजबूती के लिए भी गाजर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसका रस जो है आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। कोई और फ्रूट्स भी इसमें ऐड करना चाहें तो उसका जूस भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। स्किन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा है। ख़वातीन हमेशा, अब तो खैर मर्द हजरात भी अपनी स्किन के मामले में बड़े होते हैं, तो ये गाजर जो है ये आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जितना हो सकता है हेल्दी ग़िज़ा खाएँ, क्योंकि हम लोग आजकल जिस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, तो उसमें बेहतरीन हल यही है कि हम थोड़ा फास्ट फूड को खाएँ, बिल्कुल खाएँ, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन सब्जियों फलों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में जो है वो ज़्यादा करें ताकि जो है ये आपके लिए आपको फ़ायदा भी दे सके और आपको सेहतमंद भी रखे। वैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब तो बेहतर बता सकते हैं गाजर का जूस जो है वो कितना, या गाजर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है। जी, गाजर में भी विटामिन ए है, जैसे आपने अभी बात की है कि वो आपके वीएन और आई हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर गाजर आप लेंगी तो वो आपकी एज ए होल आपकी जो हेल्थ वो भी बेहतर करेगी और साथ जो ना आपके वीएन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। हाँ, और कुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी जो है वो बढ़ाती है, तो लिहाजा जो है वो। आपको वैसे गाजर पसंद है? गाजर का जूस वगैरह पीते रहते हो हमजा? जी, मैं तो जो है ना फ्रेश जूसेस रादर देन गोइंग फॉर द अदर जंक और जो फिजी ड्रिंक्स है, आई बिलीव कि जो मुझे भी और बाकी जो यंग जनरेशन है कि हेल्दी फूड और हेल्दी एक्टिविटीज में अपना जो है टाइम सर्व करना चाहिए, रादर देन आप इलिसिट मीन्स और इलिसिट वे में अपनी लाइफ को कंडक्ट फ्रेश जूसेस जो है वो ज्यादा आपको फायदा देते हैं, वो जाएंगे हम उधर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमसे ये बताएं कि जिस तरह हम अभी बहुत सारी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उसका क्या सही इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इस तरह की मुश्किलात है उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये हमजा से जानेंगे। लेकिन आज अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमजा से हम जान रहे थे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कैसे
सही तरीके से किया जा सकता है और ये जो मुश्किलात हैं उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जब भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हम कोई भी पोस्ट को लाइक करते हैं या कोई भी कमेंट्स करते हैं या शेयर करते हैं, या फॉर इंस्टेंस हम खुद कोई कंटेंट, सबसे पहले हमने जो गाइडलाइंस पॉलिसीज हैं उनको सामने रखते हुए उस कंटेंट को प्रोसीड करना है। हमारी सोसाइटी में गलती क्या होती है कि हमने कभी वो गाइडलाइंस, वो पॉलिसीज पढ़ने की जहमत नहीं की। हाँ। जो पॉलिसीज बनती हैं वो अंडर द स्टेट लॉ बनती हैं ताकि वो रेगुलराइज की जा सके, वो ऑन एयर की जा सके। इसीलिए आपने देखा है कि यूट्यूब पे काफी लोग कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें, कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं कि वो बाद में पोस्ट नहीं होती। तो क्योंकि अगर वो पोस्ट हो जाती है तो उसका उस इंडिविजुअल को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस तक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है इस चीज को इस तरह केटर करें कि आप वो सारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को कंसिडर करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करें और चीज से बचा जाए। अच्छा, अभी मोस्टली तो हमारा ये कहते हैं कि जिस तरह से अभी पोस्ट हो जाती हैं, आप नहीं समझते अभी जिस तरह फेसबुक पे हम देखते हैं कुछ पॉलिसीज ऐसी, अभी पहले उन्होंने पाबंदी थोड़ी कुछ लगाई, अभी हम देखते हैं बहुत सारी इस तरह की चीजें भी आ रही होती हैं जो आपको नहीं देखना चाह रहे थे। तो आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह की जो है पाबंदियां लगानी चाहिए और उसके खिलाफ जो है वो कोई लॉ इस तरह का स्ट्रांग होना चाहिए जिसपे जो है वो काफी लोग उसके ऊपर उसको देखते हुए उसको सोशल मीडिया का यूज कर सके? देखिए, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है वैसे वैसे जराइम ऑफेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं, उससे लेटेस्ट जो हैं जराइम भी आ रहे हैं सोसाइटी में। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है उसी तरीके से आपके क्राइम भी जो है वो भी एडवांस हो रहे हैं। सो इस पे जो वक्त की जरूरत वो ये है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसको हमारे मीडिया लॉज में, हमारे अदर लॉज में एक अमेंडमेंट्स उनको रिफॉर्म करें ताकि वो विद द करंट एज, विद द करंट एरा उसके साथ साइड बाय साइड आइडेंटिकली उसको केटर करें, रादर देन जैसे सजाएं जो मैंने अभी डिस्कस की है बिफोर, वो सजाएं इतनी कम है और वो प्रोसीजर इतना मुश्किल है, इतना रिजिड है कि वो मिलते मिलते या वो कन्विक्शन हासिल करते करते वो इतना टाइम लग जाता है कि वो डिले हो जाता है। और एक फ्रेज है कि डिले इन जस्टिस इज इनजस्टिस। आप क्या समझते हैं इंसाफ को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि अभी हमारे यहाँ जिस तरीके से हम चीज़ें हमारी चल रही हैं, लोगों का एक ट्रस्ट टूटता जा रहा है, फिर हम जो ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें लोग कहते हैं कि यार ये क्या इंसाफ देंगे या हम इनसे जाके अपने राइट की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, दैट इज वन इज लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज जुडिशरी, नंबर 3 इज एग्जीक्यूटिव। अब जो कानून साजी है, कोई भी मुल्क उसके इंडिविजुअल्स को कंडक्ट, उनके बिहेवियर्स को कंडक्ट को रेगुलराइज किया जाता है थ्रू द लॉ, चीज़ों को पीनलाइज करके। वो होता है पार्लियामेंट के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, मजलिस शूरा के जो फराइज हैं वो बेहतर तरीके से उन्होंने सर अंजाम नहीं दिए। जिस तरह उनको लेजिस्लेचर जो कानून बनाने चाहिए थे, जिस हद तक पनिशमेंट्स, जिस हद तक सजाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दी। हाँ। फिर प्रोसीजरल लॉ इतना मुश्किल कर दिया कि बेसिकली तो हमारा इंग्लिश लॉ है, ब्रिटिश कॉलोनी थी, हमने उधर से अडॉप्ट किया। उनका मकसद ब्रिटिशर्स पुराने जो अब तक वही चलते आ रहे हैं, कुछ बस थोड़े बहुत चेंज किए हैं। ब्रिटिशर्स का जो मकसद था वो था कि सब कॉन्टिनेंट की आवाम को अपना गुलाम रखना है। वो हमेशा थाने के, कचहरी के चक्कर लगाते रहे, अपनी बेसिक नेसेसिटीज में पड़े रहें, आउट ऑफ द बॉक्स कभी ना सोचें। सो इसीलिए हमारा जो अदालती निज़ाम भी है वो भी इतना रिजिड और इतना वेग और इतना एब्सर्ड हुआ है कि इंसान कहते हैं कि रादर देन मैं थ्रू कोर्ट अपना हक हासिल करूं, मैं फोरगो कर देता हूं अपना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जितने भी यंग लॉयर्स हैं जो देख रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए कि जो भी यंग लॉयर्स हैं या जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं और जो ग्लैमराइज करते हैं इस प्रोफेशन को, सबसे पहले तो इट इज़ कॉल्ड द प्रोफेशन ऑफ लॉ। ये आपको एक डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी बनाता है और ये आपको राइट्स, आपकी लायबिलिटीज़,
आपको एक बेहतर तरीके से एक बेहतर शहरी होना सिखाता है कि आपने अपने इस माशरे में रहते हुए इस माशरे में एक बेहतर तरीके से कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उन सबको मैं तो वेलकम करता हूँ कि अगर वो एक अच्छे मैनर में, अगर एक अच्छे मोड में, एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अगर वो वकील बनते हैं। बिकॉज देखें, हमारे वकला इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज माई इंस्पिरेशन, अल्लामा इकबाल, नेल्सन मंडेला, दुनिया के जितने भी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे हैं हु हैज रूल्ड द वर्ल्ड, तो दे वर ऑलवेज लॉयर्स। बहुत शुक्रिया आपका हमजा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अहम इम्पोर्टेंट बात है वो न्यू मदर्स के लिए है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा जो न्यू बॉर्न है वो अच्छा ग्रो करे विद इम्यूनिटी और हेल्दी रहे, तो उसको आप मदर फीड करवाएं। और टोटल जो है आपने 2 साल तक मदर फीड करवानी है, 6 मंथ तक आपने एक्सक्लूसिव मदर फीड करानी है, 6 महीने से 2 साल तक आपने हाफ मदर फीड और हाफ जो है आपकी जो वीनिंग होगी, जो सेमी सॉलिड डाइट्स हैं वो आपने करवाने हैं। तो मदर फीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, लाजमी करवाएं, और उसके बाद बच्चों को वैक्सीन भी लाजमी करवाएं। और इस ठंड में बच्चों को बाहर बिला वजह बाहर ना निकालें, उनको अच्छी तरह, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है आपने निकलना ही है तो आपने उनके फेस, हेड, ग्लव्स और सारी चीज़ अच्छी तरह कवर करके बाहर निकलें। और जब डॉक्टर से आप मिलने आए या डॉक्टर से आपकी कोई अपॉइंटमेंट हो तो खुदारा गूगल पढ़ के ना आए। सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।